नमस्कार, आप देख रहे हैं आरा न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। यूपी के मुख्यमंत्री और सीएम योगी आदित्यनाथ गोरक्षपीठ के महंत योगी आदित्यनाथ नागपंचमी के पर्व पर 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे। गोरखपुर पहुंचकर उन्होंने महायोगी गुरु गोरक्षनाथ की पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने समाधि पर मत्था टेक कर आशीर्वाद भी लिया। बता दें, दिग्विजय स्मृति स्मारक भी पहुंचे सीएम योगी और महाकुंभ हासिल करने वाले 75 खिलाड़ियों का सम्मान कर उनका हौसला भी बढ़ाया। साथ ही आपको बता दें, गोरखपुर के 2 दिवसीय दौरे पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां सीएम ने ये कहा कि 19 अगस्त को लखनऊ के खिलाड़ियों के कुंभ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें खिलाड़ियों का सम्मान कर उनका उत्साहवर्धन किया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 19 अगस्त को लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में खिलाड़ियों का कुंभ आयोजित करने की घोषणा कर दी है। इस खिलाड़ी कुंभ में टोक्यो ओलंपिक के सभी पदक वीरों के साथ प्रतिभागियों को सरकार बतौर प्रोत्साहन पुरस्कृत करेगी, साथ ही सम्मानित भी किया जाएगा। इस आयोजन में खेलों के कोचों को भी सम्मानित किया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि राज्य के सभी 75 जिलों से 75 खिलाड़ियों को भी इसमें विशेष तौर पर आमंत्रित किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार अपने पूरे संसाधनों के साथ खिलाड़ियों के साथ है। साथ ही जहां पर जिस तरह से संसाधन और प्रोत्साहन की आवश्यकता होगी, सरकार जरूर मुहैया कराएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि देश के लिए ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता को यूपी सरकार 2 करोड़ रुपए की धनराशि सम्मान स्वरूप देगी। रजत पदक विजेताओं को 1.5 करोड़ रुपए के और कांस्य पदक विजेताओं को 1 करोड़ रुपए की धनराशि दी जाएगी। कांस्य पदक जीतने वाली पुरुष हॉकी टीम के सभी सदस्यों को 1 करोड़ रुपए और अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली महिला हॉकी टीम के सदस्यों को 50-50 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। साथ ही आपको बताते चले, ओलंपिक में शामिल प्रदेश के सभी खिलाड़ियों को सम्मान स्वरूप अलग से भी धनराशि दी जाएगी। वहीं समाजवादी पार्टी ने 5 अगस्त को छोटे लोहिया जनेश्वर मिश्र को जयंती से प्रदेश में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन की शुरुआत की है। उसी दिन पार्टी ने पूरे प्रदेश में साइकिल यात्रा भी निकाली, जिसके बाद अब उस पर ब्रेक लग गया है। बताते चले, समाजवादी पार्टी एक तरफ पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में भी कर रही है और प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन की अगर बात करें तो केवल यहाँ सम्मेलन अब 2 जिलों में ही हो पाया है। उसके बाद सम्मेलनों पर लगभग रोक लग गई है और इसे लेकर बीजेपी को जहां समाजवादी पार्टी पर निशाना साधने का मौका मिल गया है, तो वहीं समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि दरअसल बारिश और कुछ अन्य वजहों से सम्मेलन फिलहाल के लिए रोक दिया गया है, लेकिन जल्दी ही पूरे प्रदेश में दोबारा से शुरू किया जाएगा। पिछड़ा वर्ग सम्मेलन का पहला चरण पूरा होने के बाद अब पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष राजपाल कश्यप लगातार अब प्रदेश के दूसरे जिलों में पिछड़ा वर्ग सम्मेलन का दूसरा चरण चला रहे हैं। तो वहीं प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन अब तक केवल 2 जिलों में होने के बाद इसे लेकर तमाम सवाल भी खड़े हो गए। बताते चले कि अब बीजेपी साफ तौर पर कह रही है कि दरअसल समाजवादी पार्टी के खाने के दांत अलग हैं और दिखाने के दांत अलग। पार्टी केवल इन सम्मेलनों के जरिए दिखावा कर रही है, उसे शायद अपना वोट बैंक खिसकने का डर है। प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का दारोमदार पार्टी के 5 बड़े ब्राह्मण चेहरों को सौंपा गया है और इनमें पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे, पूर्व कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे और पूर्व मंत्री अभिषेक मिश्रा, पूर्व विधायक संतोष पांडे और पार्टी के वरिष्ठ नेता सनातन पांडे शामिल हैं। शुरुआत बलिया से होने के बाद अगले दिन ये कार्यक्रम मऊ में हुआ, लेकिन उसके बाद ये सम्मेलन किसी भी जिले में नहीं देखने को मिला।
और कोरोना की दूसरी लहर से सबसे अधिक प्रभावित रहे महाराष्ट्र में एंट्री लेने के लिए अब राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला ले लिया है। गाइडलाइंस के मुताबिक महाराष्ट्र में एंट्री के लिए लोगों को 2 शर्तों में से एक का पालन करना जरूरी होगा। पहली शर्त है कि जो लोग राज्य में जाना चाहते हैं उन्हें कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज का सर्टिफिकेट साथ रखना होगा। दूसरी वैक्सीन की डोज लगे भी 14 दिन होना जरूरी है। तो वहीं दूसरी शर्त यह है कि 72 घंटे के भीतर कोरोना नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट रखनी होगी। दोनों में से किसी भी एक शर्त को पूरा करना जरूरी होगा। साथ ही आपको बता दें, एक भी शर्त अगर पूरी नहीं करने में स्थिति 14 दिन के लिए क्वारंटीन कर दी जाएगी। यानी बता दें कि इससे पहले 11 अगस्त को राज्य सरकार ने गाइडलाइंस जारी की थी। इसमें 15 अगस्त से मॉल रेस्टोरेंट को 50% क्षमता के साथ रात 10 बजे तक खुला रखने की अनुमति दे दी गई थी। हालांकि इसके साथ ही ये शर्त भी होगी कि सभी कर्मचारियों को पूरी तरह से टीकाकरण हो जाना चाहिए। ऐसे में कस्टमर को भी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना होगा। और आपको बता दें, इसके अलावा दुकानें भी अब रात 10 बजे तक खोलने रखने की अनुमति दे दी गई है। गाइडलाइंस में कहा गया था कि स्पा और जिम को भी इसी शर्त पर 50% की क्षमता के साथ रात 10 बजे तक के लिए संचालित करने की अनुमति दी जाएगी। इन प्रतिष्ठानों के सभी कर्मचारी दोनों टीके की दोनों खुराक ले चुके होंगे। और ऐसे में गाइडलाइंस में कहा गया कि खुले स्थानों में होने वाली शादियों में 200 लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी, जबकि बंद हॉल में कार्यक्रम में 100 लोग या कार्यक्रम स्थल की क्षमता के 50% लोगों को शामिल होने की इजाजत होगी। तो वहीं 76 साल पहले यानी कि 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर परमाणु हमला कर दिया था। इसके 3 दिन बाद ही जापान ने एक दूसरा हमला किया नागासाकी पर और बम गिरा दिया। क्या कुछ कहानी है इस धमाके के पीछे, देखिए इस रिपोर्ट में। 1945 आते आते एक आम जापानी की जिंदगी बेहद मुश्किल हो चुकी थी। दुकानों में अंडे, दूध, चाय और कॉफी पूरी तरीके से गायब हो चुके थे। स्कूलों के मैदान और घरों के बगीचों में सब्जियां उगाई जा रही थी। पेट्रोल भी आम लोगों की पहुंच से अब बेहद दूर हो चुका था। सड़कों पर एक भी निजी कार नहीं दौड़ रही थी। हिरोशिमा की सड़कों पर हर तरफ साइकिलें, पैदल चलते लोग और सैनिक वाहन दिखाई दे रहे थे। 6 अगस्त 1945 को सुबह 7 बजे जापानी रडारों ने दक्षिण की ओर से आते आते अमेरिकी विमानों को देख लिया। चेतावनी के सायरन बज उठे और पूरे जापान में झुलस रही थी जिस तरह दीवार से आधा फटा हुआ पोस्टर झूलता रहता है। कुछ लोग बहुत धीरे धीरे चल रहे थे। उनके मुंह से सिर्फ एक ही आवाज निकल रही थी, वो थी पानी। करीब 11 बजे एटम बम विस्फोट से पैदा हुए बादलों की वजह से हिरोशिमा में तेज बारिश होने लगी थी। ये काली बारिश थी जिसमें गंदगी, धूल और विस्फोट से उत्पन्न हुए रेडियो एक्टिव तत्व मौजूद थे। वास्तव में काले रंग से भी गहरी बारिश थी, कुछ कुछ ग्रीस की तरह, जो दीवारों और कपड़ों पर अमिट निशान छोड़ रही थी। दूसरी तरफ 37 वर्षीय स्थानीय पत्रकार सातोशी नाकामुरा भाग्यशाली थे कि उन्होंने उस दिन हिरोशिमा से थोड़ी दूर अपने एक दोस्त के साथ रात बिताई थी। जब हिरोशिमा पर एटम बम गिरा तो उसके असर से वो जमीन पर गिर पड़े और उनके चेहरों को टूटे हुए शीशों ने घायल कर दिया। उन्होंने अपनी साइकिल उठाई और हिरोशिमा की तरफ बढ़ने लगे। वो हिरोशिमा की बर्बादी देखने वाले पहले पत्रकार माने जाते हैं। उन्होंने डॉमी समाचार एजेंसी के ओकायामा दफ्तर में पहला डिस्पैच डिटेक्ट कराया। 8:16 उन्हें अंधा कर देने वाली रोशनी दिखाई दी। इतनी जोर से धमाका हुआ कि खिड़की से शीशे टूटकर कमरे के अंदर चारों तरफ फैल चुके थे। उन खिड़कियों से इतनी तेजी से हवा अंदर आई कि डॉक्टर तकाशी हवा में उड़ने लगे। उनके चेहरे के दाहिने हिस्से में कट लग गया। उनके गाल और गर्दन से गर्म गर्म खून बहने लगा। उन्हें इस बात का आश्चर्य हुआ कि उन्हें कोई दर्द आखिर महसूस क्यों नहीं हो रहा।
अस्पताल के बाहर कोई भी चीज पहचान में आखिर क्यों नहीं आ रही। वहां मौजूद सुनियो तोमीता ने नीचे गिरे अपने दोस्त कामोतो को उसके कंधों से उठाने की कोशिश की, लेकिन उनके हाथ में उनकी कंधे का सिर्फ मांस ही आ पाया और वो फिर से नीचे गिर पड़े। ज्यादातर मरने वाले या मरते लोगों के मुंह से झागदार खून निकल रहा था। और इसी के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आरएन न्यूज।